हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का थर्ड और लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। इसके बाद हम सारी टर्म्स अपनी खत्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो स्टार्ट करते बेटे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो पहली टर्म है हमारी गुड्स। ठीक है बेटा, गुड्स क्या होते हैं? जिस चीज़ में आप डील करते हो, है ना, जो भी आप काम करते हो कि जिस चीज़ में आप डील करते हो वो आपके गुड्स होते हैं। तो आप हो सकता है ट्रेडिंग का काम करते हो, तो जो गुड्स आप खरीदते हो बेचने के लिए वो होते हैं, है ना, उन चीज़ों को कहते हैं हम गुड्स। जैसे आप कुछ ना गारमेंट्स खरीदते हो और आप बेच देते हो उसी फॉर्म में, तो वो आपके गुड्स हैं। तो वो परचेज ऑफ गुड्स भी कहलाएगा, वो सेल ऑफ गुड्स भी कहलाएगा। तो और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप रॉ मटेरियल खरीदते होगे, तो वो भी आपके गुड्स हैं। फिर आप मैन्युफैक्चर करके गुड्स आप बेचते हो तो वो भी आपके गुड्स हैं। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना, वो भी परचेज ऑफ गुड्स में आ जाएगा और वो सेल ऑफ गुड्स में आ जाएगा। तो ये गुड्स चीजें होती है जिस चीज में आप डील करते हो, है ना। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर टू बी सोल्ड। या तो आप खरीदते हो बेचने के लिए या मैन्युफैक्चर करते हो बेचने के लिए। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेजेस ऑफ बिजनेस। तो जो भी चीजें आप खरीदते हो आपके गुड्स की परचेज है, जो चीजें आप बेचते हो आपकी गुड्स की सेल है ना। इन अदर वर्ड्स दे आर स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज। स्टॉक इन ट्रेड अभी हम समझेंगे। तो जो चीजें आप स्टॉक में रखते हो अपने पास वो भी आपका गुड्स का ही स्टॉक है ना। परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। बार बार बोलता है, या तो परचेज करते हो, है ना, अगर आपका ट्रेडिंग का काम है, या मैन्युफैक्चर करते हो बेचने के लिए। तो परचेज कर रहे हो बेचने के लिए या मैन्युफैक्चर कर रहे हो बेचने के लिए, वो सब क्या है, चीजें आपकी गुड्स है ना। तो फॉर एंटरप्राइज डीलिंग इन फर्नीचर आइटम, जैसे जिसका फर्नीचर का काम है उसके लिए वो टेबल एंड चेयर्स है ना, और जो चीजें वहां पड़ी हुई हैं जो उसने बेचने के लिए रखी है वो उसके गुड्स हैं। आपके लिए फर्नीचर फिक्स सेट है पर उसके लिए क्या है, वो गुड्स है ना। तो गुड्स वो चीजें हैं जिनमें आप डील करते हो, जो आप खरीदते हो बेचने के लिए या मैन्युफैक्चर करते हो फिर बेचने के लिए, है ना। अगली टर्म पे चलते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टॉक या इन्वेंट्री। ये मैं पहले हमें समझाऊंगा आपको, फिर रिटर्न वाली चीजें दिखाऊंगा। तो स्टॉक जो है ना बेटा, इन्वेंट्री जो है ब्रॉड टर्म है। बेसिकली जो इन्वेंट्री जो होती है या स्टॉक जो होता है चार तरह का होता है। ठीक है, तो पहले यहां समझेंगे फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। चार तरह का कैसे होता है ना। पहला होता है स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका ट्रेडिंग का काम है, अगर आप गुड्स को खरीदते हो और उसी फॉर्म में आगे बेच देते हो, है ना, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, स्टॉक इन ट्रेड की कैटेगरी में आते हैं ना। खरीदे और बेचे, जिस फॉर्म में खरीदे उसी फॉर्म में आगे आपने बेच दिए, कुछ के ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करी, तो वो जो स्टॉक होता है उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, पर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आपके पास बेसिकली तीन तरह के स्टॉक होंगे। पहला क्या होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बेटे, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, है ना। तो जिससे आप खरीद रहे रॉ मटेरियल उसके लिए तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, पर आपके लिए वो रॉ मटेरियल है ना कच्चा माल है। तो हम बेटा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। तो जब आपने माल खरीदा था, है ना, उस पर अगर आपने कुछ प्रोसेसिंग कर दी तो आपके पास कुछ माल ऐसा भी होगा जो भी पूरा नहीं तैयार हुआ। ये है पूरा कच्चा माल। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ये है बीच की स्टेज का माल। और जब वर्क इन प्रोग्रेस पूरा तैयार हो जाता है उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है ना उसके पास हर टाइम तीन तरह का स्टॉक होता है। उसके पास गोदाम में कुछ माल ऐसा भी होगा जिसको भी उसने प्रोडक्शन में डाला ही नहीं है। कुछ माल ऐसा है ना, जो प्रोडक्शन में जा चुका है पर अभी तैयार नहीं हुआ, है ना। किसी चीज को बनने में 2 दिन लगते हैं, किसी चीज को बनने में 5 दिन लगते हैं। तो सब वो सारी चीजों को बनने में 5 दिन लगते हैं। तो कोई चीज ऐसी हो सकती है जो दूसरे दिन के स्टेज में हो, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो चौथे दिन के स्टेज में पूरी तैयार ना हुई हो। वो किस कैटेगरी में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास हर वक्त रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी होता है ना। और कुछ माल ऐसा होता है जो बिल्कुल तैयार हो चुका होता है और बिकने के लिए तैयार है, उसको हम बाहर भेजेंगे और बेचेंगे, तो वो होता है फिनिश गुड्स। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास तीन तरह का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का। तो मोटे मोटा स्टॉक इन्वेंट्री चार तरीके की होगी। एक हो गया स्टॉक इन ट्रेड, एक हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक हो गया स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और एक हो गया फिनिश गुड्स। तो इसको पढ़ते हैं जरा हम आगे जाके डिटेल में, है ना। और एक और एंगल है ना, हमारा अकाउंटिंग ईयर बेटा कब से स्टार्ट होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। और कब खत्म होता है हमारा, जैसे 1 अप्रैल 2021 को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 को हमारा अकाउंटिंग ईयर, है ना, खत्म होता है। तो 31 मार्च 2021 को
है ना, पिछले अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट पे शाम को भी आपके पास 4 तरह का स्टॉक हो सकता है ना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 3 तरह का हो सकता है, और आप ट्रेडर हो तो आपके पास स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है। तो जो 31 मार्च को आपके पास स्टॉक था ना, उसको कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब 31 मार्च है ना 2021 को जो मैं अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहा हूँ, शाम को अपने ऑपरेशंस इस साल के क्लोज कर रहा हूँ, तो जो मेरा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना, है ना, उस स्टॉक को हम फैक्ट थोड़ी देंगे। तो ये 31 मार्च की शाम का, है ना, इस पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड का जो स्टॉक है वो है क्लोजिंग स्टॉक, और यही अगले दिन का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो एक वो भी है। तो ओपनिंग स्टॉक भी 4 तरीके का हो सकता है, स्टॉक एंड ट्रेड, है ना, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है बेटा, तो वो चीज हमने पहले बताई है यहाँ पर कि स्टॉक इन्वेंट्री जो है एक करंट एसेट है। करंट एसेट इसलिए क्योंकि आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, या खरीद रहे हो प्रोसेस करके फिर बेचने के लिए, तो क्या है ये करंट एसेट है ना। करंट एसेट क्या बताया था, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने वहां बताया था कि स्टॉक क्या है, करंट एसेट है ना। तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जिन चीजों में मैं डील करता हूँ उसी चीज का जो मेरे पास सामान पड़ा है उसको हम स्टॉक कहते हैं। मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है बेटे, वो स्टॉक नहीं है, फर्नीचर मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा। ये बात मैंने आपको एसेट जब समझाया था तब भी बताई थी, है ना। तो जिन चीजों को मैंने रखा हुआ है बेचने के लिए या प्रोडक्शन में भेजने के लिए, उन चीजों का स्टॉक स्टॉक है ना। और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल, है ना। तो स्टॉक और इन्वेंट्री में भी ओपनिंग स्टॉक, है ना, stock in the hand in the beginning of accounting year, in other words it is stock in hand at the end of previous accounting year। मैंने अभी आपको बताया जो पिछले साल के एंड का स्टॉक है वही इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक भी समझ में आ गई यहीं से आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब इस डेट पे जो स्टॉक आएगा, इस डेट पे जो स्टॉक होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट दिन क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, तो चलते हैं दूसरी जो तो मैंने बाकी 4 चीजें बताई उनको पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो देखो जरा 2 चीजों को मैंने फर्स्ट टर्म्स में ही, है ना, इंक्लूड कर दिया। मैंने क्या बताया था, स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, और लास्ट में बताया था स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, वो भी बिकने के लिए तैयार पड़ा हुआ है। तो पहले पॉइंट में हमने क्या ले लिया, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स और फिनिश गुड्स, है ना। तो 4 में से 2 यहां पर आ गई, बाकी बची ये 2। तो स्टॉक, गुड्स और इन्वेंट्री इन द केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइजेस स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। मैंने बताया ना, या तो आपका ट्रेडिंग का काम होगा या आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। तो आपका ट्रेडिंग का काम है, तो जो चीज आपने खरीदी थी सेम फॉर्म में बेचने के लिए उसका स्टॉक हो गया स्टॉक इन ट्रेड। एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट कंप्राइजेस प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल। प्रोसेस्ड गुड्स मतलब जो फिनिश गुड्स तैयार हो चुके हैं, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। और स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में ना एक चीज है, वो हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टॉक और इन्वेंट्री को जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे या उसकी मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस, है ना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो हम आगे के चैप्टर में समझेंगे। इसके पीछे ना बेटे एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे जाके, है ना, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर है उसमें समझेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पर ध्यान रखना है, स्टॉक और इन्वेंट्री जो भी होती है रिकॉर्ड किस वैल्यू पे होती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस पर रिकॉर्ड होगी, है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल का स्टॉक है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक वो है जो भी प्रोडक्शन में जाना है, जो प्रोडक्शन में जा चुका है पर अगर तैयार नहीं हुआ, वो कौन सा है, वर्क इन प्रोग्रेस का, है ना। तो इट कंप्राइजेस अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड, जो भी प्रोडक्शन में नहीं गया। फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ कॉटन टू बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, है ना। आपने कॉटन खरीदी हो जिससे आप कपड़ा बनाओगे, इस पे भी क्या प्रिंसिपल लगना है, वही कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है बेटा, अगला है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, जो माल ना तो रॉ मटेरियल रहा ना अभी फिनिश गुड्स बना, बीच की स्टेज में, है ना। तो इट इज अ स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, ना तो वो, है ना, कच्चा माल है ना भी तैयार हुआ है, प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड बीच में है ना, दैट इज दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स। और उसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाती है ना, जितना उस पर रॉ मटेरियल लगा है, जितनी उस पर अभी तक लेबर लग चुकी है, जितना उस पर अभी तक और, है ना, ऑयल्स, इंजन ऑयल्स वगैरह जितने उस पर खपत हो चुकी है,
उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करी जाती है ना। बड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है उसकी वैल्यूएशन करना, तो है ना एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह जो है ना, जिनकी इस चीज में मास्टरी होती है, उनको हम हायर करते हैं, उनको हम है ना एम्प्लॉय करते हैं, तो वो उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है? एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज पावर, फ्यूल एटसेट्रा। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितना खर्चा उन पे आए होते हैं उससे उनकी वैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। तो बेटा 4 तरह की इन्वेंट्री मैंने बताई, 2 इन्वेंट्रीज मैंने इसी में डाल दी, एक है ना स्टॉक इन ट्रेड वाली और एक स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वाली, फिर दूसरी रॉ मटेरियल की और तीसरी वर्क इन प्रोग्रेस की, ठीक है बेटे। चलते हैं आगे। ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये काफी टर्म यूज होगी आपके। तो कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना। जो आपने गुड्स बेचे थे या आपने सर्विसेज दी थी और उनसे भी पैसा आना है, तो ये कौन से आपने सर्विस है ना सेल्स करी थी, जो आप रूटीन में सेल्स करते हो। अगर आप कोई फिक्स एसेट की आपने सेल कर दी और उसका पैसा आना है, वो बेटा ट्रेड रिसीवेबल में नहीं जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में वो पैसा जाएगा जो आपका मेन काम है, जिन चीजों में आप डील करते हो, जो गुड्स आप बेचते हो, जो सर्विसेज आप देते हो, है ना। तो जो आपकी रेकरिंग रूटीन की चीजें हैं, उससे जो आपके डेटर जनरेट होंगे या बिल रिसीवेबल जनरेट होंगे, वो ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे, है ना। कोई फिक्स एसेट की सेल कर दोगे, कोई लैंड बेच दोगे, आप कोई बिल्डिंग बेच दोगे, उसका अगर अभी पैसा आना है, वो ट्रेड रिसीवेबल्स में नहीं जाएगा, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 2 तरह के होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. डेटर वो है जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज दिए हैं और अभी उनसे पैसे आने हैं। डेटर ही अभी बिल्स रिसीवेबल के अंदर कन्वर्ट होगी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया था जैसे कोई हमारा डेटर वगैरह 3 महीने की हमें उधारी दे दो, 6 महीने की उधारी दे दो, तो हम कहते हैं कुछ ना डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो जाए। तो हमने कहा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार करा, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमने उस पर लिखा, जैसे हमने सपोज है ना ए को हमने माल बेचा था, हमने कहा जी आपको ना हमने उस पर लिखा डॉक्यूमेंट के ऊपर दैट यू हैव टू पे मी ₹10,000 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हमने ए के पास भिजवाया। अभी ये सिर्फ एक क्या है, अभी ये है एक ड्राफ्ट, ठीक है बेटे। तो ए उसको अच्छे से पढ़ेगा, है ना, सारी टर्म्स चेक करेगा, अपनी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का नाम, है ना, डिटेल्स चेक करेगा, फिर वो कहेगा ओके एक्सेप्टेड, नीचे अपना साइन मार देगा ए। अब ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा और हम क्या कहेंगे इसको, बिल्स रिसीवेबल। तो हम अपने डेटर कम कर देंगे और नया एसेट क्रिएट कर लेंगे बिल रिसीवेबल का नाम, बिल रिसीवेबल के नाम का। 3 महीने तक 6 महीने तक हम इस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखेंगे और 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम इसको उसको प्रेजेंट करेंगे जिसने हमें ये साइन करके दिया था ए ने, और ये उसके अगेंस्ट में पैसे दे देगा। और ए के लिए क्या कहलाएगा ये, अभी मैं बिल्स पेबल पे भी आने वाला हूँ, ए के लिए कहलाएगा ये बिल्स पेबल, ठीक है बेटे। उसके लिए करंट लायबिलिटी है और हमारे लिए क्या है ये करंट एसेट। और इसके और क्या फायदे होते हैं, जैसे ए ने मुझे बिल रिसीवेबल दे दिया और मैंने बी के पैसे देने हैं, तो मैं ये बिल रिसीवेबल ना बी को पकड़ा दूंगा, बी को कहूंगा आप 3 महीने बाद ना ए के पास चले जाना और ए से पैसे ले लेना। तो कितना बेनिफिट है इसका ना, तो ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बी आगे सी को दे सकता है, फिर सी पहुंच जाएगा ए के पास, है ना, सी आगे डी को दे सकता है ना। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि आपको पैसों की जरूरत है तो आप बैंक में चले जाओ और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, है ना, इन कैश करवा लो, वो आपके कुछ पैसे काटेंगे जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। जैसे 10,000 रुपये आपको चाहिए, है ना, तो 300 रुपये बैंक ने काट लिए, 9700 रुपीज आपको दे दिए, तो है ना आप पैसे लेकर आगे आज ही। अब 3 महीने बाद बैंक जाएगा उस पार्टी के पास और पूरे 10,000 रुपये उनसे ले लेगा, आपका काम तो चल गया ना बेटा, है ना। तो ये होता है बिल रिसीवेबल। मैंने यहाँ पे बिल्स पेएबल भी समझा दिया है। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट। तो इसमें ना देखो ये जो जिसने ड्रॉ करा था, जैसे हम है, हम नहीं लिख देता हूं, हमने बिल ड्रॉ करा था ना, हमें कहते हैं ड्रॉर। हम कौन है, ड्रॉर। जो एक्सेप्ट करता ना, ए ने एक्सेप्ट करा था, ए क्या कहलाता है, ड्रॉई। ये टर्म्स ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में है। इस साल वो चैप्टर आपका कट गया है ना, पर जिनका आना हो या जिनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नॉलेज चाहिए बेटा ध्यान दो। जो ड्रॉ करता है, जिसने पैसे लेने होते हैं वो बिल करता है ड्रॉ, वो कहलाता है ड्रॉर। और जो एक्सेप्ट करता है, जिसने पैसे देने होते हैं, वो कहलाता है ड्रॉई, ठीक है। तो कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल। मैंने कहा था हमारे लिए क्या है बिल रिसीवेबल, फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट, हमने ड्रॉ करा था ना, है ना, एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस। देखो सारी चीजें हैं। अब मैंने कहा था ना जब ए एक्सेप्ट करेगा तभी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा, उससे पहले क्या था, वो सिर्फ एक ड्राफ्ट, है ना। दस बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म
फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स और रिसीव्ड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। इसका क्या मतलब है, रिसीव्ड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। जैसे मेरे को बिल मिला था ए से, मैंने ये बिल जब बी को दिया था ना, इसको कहते हैं मैंने ये बिल बी को क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। अब है तो बी के लिए भी बिल रिसीवेबल, पर बी को किस फॉर्म से मिला है, बी को एंडोर्समेंट की फॉर्म से मिला है, बी ने खुद ड्रॉ नहीं करा था, है बी के लिए भी बिल रिसीवेबल। समझो बात। तो बेटा जो ड्रॉ करता है उसके लिए भी बिल रिसीवेबल है, जिसको किसी का पहले का बनाया हुआ बिल रिसीवेबल मिलेगा उसके लिए एंडोर्समेंट से मिला है, वो भी क्या है, बिल रिसीवेबल, है ना। तो समझ में आ गई होगी बात। तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, ट्रेड पेबल, है ना। तो बिल्स ट्रेड रिसीवेबल का एकदम उल्टा है ट्रेड पेबल, ठीक है। तो जो बेटा है ना ट्रेड रिसीवेबल क्या था, जब हम किसी को गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, देते हैं, सर्विसेज देते हैं, गुड्स बेचते हैं उधारी पे, और अभी हमने उनसे पैसे लेने हैं। तो पर हम बेटा कई बार गुड्स लेते भी तो हैं उधारी पे, हम सर्विसेज लेते भी तो हैं उधारी पे। तो जो नॉर्मल कोर्स में जो चीजें हम खरीदते हैं बेचने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदते हैं, उसके जो पैसे भी हमने देने हैं, जो पैसे भी पेंडिंग है, वो पैसे होते हैं ट्रेड पेबल्स, है ना। तो ट्रेड पेबल्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं उसके अंदर क्रेडिटर्स और एक होते हैं बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको भी हमने पैसे देने हैं, और बिल्स पेबल मैंने आपको बताया भी, है ना। अगर मैंने कुछ एक्सेप्ट करा है, उस केस में ए ने एक्सेप्ट करा था, तो ए के लिए क्या था, वो बिल्स पेबल। ये जो हम अभी में डिस्कस करा, ए ने जो बिल एक्सेप्ट करा था, ए के लिए क्या था, वो बिल्स पेबल। तो पढ़ते हैं और फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं। तो चीजें देखो कितनी आसान है। ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेस्ड, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेस्ड और सर्विसेज टेकन इन द, बड़े इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं, है ना, फिक्स एसेट खरीदूंगा और उसके पैसे अगर मैंने देने हैं, वो जो मेरी देनदारी है वो नॉर्मल, है ना, मेरे क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल में नहीं आएगी, वो अलग से रिकॉर्ड होगी। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर वो चीजें आती हैं जो हम नॉर्मल कोर्स में खरीदते हैं बेचने के लिए, या हम उससे कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे फिर गुड्स बेचेंगे, तो वो जो है वो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं। दो तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो जो क्रेडिटर के अंदर क्या होता है, टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोस पर्संस और फर्म्स फ्रॉम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम। और क्रेडिटर्स ही बाद में तब्दील होंगे बिल्स पेबल में, है ना। अगर मैंने क्या करा, मैंने बिल्स पेबल, उसने बिल रिसीवेबल ड्रॉ करा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं अपने क्रेडिटर कम करके नई लायबिलिटी क्रिएट कर दूंगा बिल्स पेबल की। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो नोट लेकर मेरे पास जो भी बंदा आएगा, या जिसको मैंने एक्सेप्ट करा था वो भी आ सकता है, उसने अगर किसी को एंडोर्स कर दिया वो भी तो आ सकता है मेरे पास, पर नोट मेरा वाला होगा, उसको देख के मैं पेमेंट कर दूंगा, है ना। तो बिल पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट। ड्रॉई, मैंने कहा था ना, ए कौन है, ए है ड्रॉई, ए है ड्रॉई, जो एक्सेप्ट करता है वो हो जाता है ड्रॉई, ठीक है बेटे। तो एंड रिटर्न्स इट टू द ड्रॉर, thus bill payable is an accounting term for bills of exchange accepted in favor of क्रेडिटर्स, है ना। जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ, है ना, ड्रॉ करते हैं, ड्राफ्ट करके हमारे पास भेजते हैं, जब हम एक्सेप्ट कर देते हैं तो वही क्रेडिटर्स हमारे क्या बन जाते हैं, बिल्स पेबल, ठीक है बेटे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है बेटे हमारी डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट पहले समझते हैं। डिस्काउंट ना 3 तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एक होता है कैश डिस्काउंट। समझ जाओगे ना यहीं पर, फिर पढ़ के तो बिल्कुल ही पक्का ही हो जाएगा आपका। एक होता है बेटा रिबेट। जब आप कोई चीज बल्क में खरीदते हो ना, बल्क में खरीदते हो या एक पर्टिकुलर वैल्यू की खरीदते हो, है ना, तो उसकी वजह से जो आपको ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा वैल्यू की खरीदने की वजह से जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैं इसको ना बड़ी सिंपल भाषा में बच्चों को समझाता हूँ, उनको तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे मैं पूछता हूँ बेटा आप अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ कभी मार्केट जाते होगे, हमारी आदत है जैसे प्याज खरीदने गए हम, है ना, तो हम कहते हैं प्याज कितने के दिए, वो कहता है 30 रुपए किलो, 30 रुपीज पर केजी। तो हमारी आदत होती है भैया 2 किलो कितने के देगा, वो कहता है जी 55 रुपए के ले लेना। तो वरना 2 किलो कितने का बनने थे, 60 रुपए के। तो 2 किलो खरीदने की वजह से डिस्काउंट मिला 5 रुपए का, वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो बल्क में खरीदने की, ये एग्जांपल आप बेटा किसी भी चीज पे, है ना, आप 1000 यूनिट खरीद रहे थे, 100 रुपए के हिसाब से दे रहा था, आपने कहा मैं 2000 यूनिट खरीदूंगा, पता कितने के देगा, उसने कहा 95 के दे दूंगा। तो ये जो आपको 5 रुपए पर यूनिट 200 यूनिट पे मिल गया, ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, जो वॉल्यूम की वजह से, ज्यादा क्वांटिटी
या ज्यादा वैल्यू की वजह से मिला, वो है ट्रेड डिस्काउंट, एंड इट इज नेवर रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट बेटे कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। आप जो परचेज रिकॉर्ड करोगे डिस्काउंट माइनस करके जो आपने पेमेंट करनी है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। पर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट मिलता है प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से या विद इन द टाइम, विद इन द टाइम पेमेंट की वजह से जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है कैश डिस्काउंट। जैसे आपने 1 लाख रुपए की चीज ले ली ट्रेड डिस्काउंट के बाद, है ना, उसने कहा जी 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट दे दोगे तो मैं आपको 1% डिस्काउंट और दूंगा, 1 हफ्ते के बाद दोगे तो आपको 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। हमने कहा यार ये तो बढ़िया चीज है, अगर हमारे पास पैसे हैं, हमने कहा भाई ले 1 लाख रुपए को 3 दिन में दे देंगे हम। तो वो जो 1 लाख रुपए 3 दिन के अंदर विद इन द टाइम, जो उसने टाइम आपको बताया था, है ना, या उसने कहा अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको ये डिस्काउंट देता हूं, तो वो जो टाइम तुरंत पेमेंट या विद इन द टाइम पेमेंट करने की वजह से मिला वो होता है कैश डिस्काउंट, है ना। इसको हम ऑलवेज हमेशा रिकॉर्ड करके चलते हैं बुक्स में, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है बल्क में या ज्यादा वैल्यू की चीज खरीदने पर, कैश डिस्काउंट मिलता है प्रॉम्प्ट पेमेंट या विद इन द टाइम पेमेंट करने में। अब रिबेट क्या होता है? सपोज माल आपने खरीद लिया या बेच दिया, है ना, तो अब थोड़े दिन बाद आपको लगा या आपने चेक करा भाई ये माल तो ना इसने सही भेजा ही नहीं जैसे हमने कहा था, या माल की क्वालिटी खराब है ना। एक तो होता है कि आप माल रिटर्न कर दो, दूसरा कई बार पता हम कहते हैं बहुत जी माल आपने जिस तरह का बोला था ना वैसा भेजा नहीं है ना। वो कहता चलो, है ना, हम कहते हैं या तो आप वापस उठा लो या ना आप कुछ पैसे इसके कम कर दो, मैं तभी बेच पाऊंगा, मैं तो इस भाव में तो बेच ही नहीं पाऊंगा। या हम कहते हैं आपने मंगवाया कुछ और था, आपने कुछ और भेज दिया, वो हम कहते हैं चलो भाई वापस, या तो वापस उठा लो। वो कहता है वापस नहीं उठाना, आप इसको कोशिश करो बेचने की। हम कहते हैं चलो जी आप थोड़ा सा ना इसके रेट कम कर दो। तो ये जो हमारे को डिस्काउंट मिला, है ना, गुड्स हमारे सही स्पेसिफिकेशन के नहीं थे या जैसे चाहते थे वैसे नहीं थे, है ना, या कुछ और खराबी थी गुड्स के अंदर, हमने रिटर्न नहीं करे, इस वजह से जो डिस्काउंट मिला उसे कहते हैं रिबेट, है ना। हमारे लिए फायदा है अगर हम, है ना, हमें रिबेट मिल रही है तो, और अगर हम रिबेट दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है। ये चीज तीनों केसेस में अप्लाई होती है, हमें मिल रही है तो हमारे लिए फायदा है और हम दे रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान है। तो मैंने तीनों चीजें बता दी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। अब इसको पढ़ते हैं बेटे। तो पहले बात तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होते है छूट। छूट हम, है ना, हम चीजें खरीदते हैं तो हमें छूट कोई दे सकता है, हम चीजें बेचते हैं तो हम किसी को छूट देंगे। तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म का बात कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है ना, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर। या तो प्राइस में से गुड्स मिल गई, है ना, यहाँ पे वो ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है, और फ्रॉम अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर, यहाँ पे वो कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है। रिबेट ना हमने डिस्काउंट के अंदर ही ले ली, पहले रिबेट को अलग से भी दिखाया जाता था, है ना। तो डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। मैंने कहा था ना, या तो बल्क में गुड्स खरीद रहे हो या बल्क वैल्यू के खरीद रहे हो, मोटी वैल्यू के खरीद रहे हो, उस वजह से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो है आपका ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मैंने कहा था ना ट्रेड डिस्काउंट का भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आपको प्राइस है उस वैल्यू पे आप सेल्स को या परचेज को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है जी। कैश डिस्काउंट क्या है जी? अब कह रहे हैं कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट और टाइमली पेमेंट। मैंने कहा था ना प्रॉम्प्ट पेमेंट और विद इन द टाइम पेमेंट, है ना। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट का हमेशा रिकॉर्ड करोगे। और रिबेट क्या है? रिबेट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेजर फॉर रीजंस अदर देन, देखो यही पे बता रहा है, फॉर रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इज अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा कुछ और रीजंस की वजह से जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो होती है रिबेट। इट इज अलाउड आफ्टर द सेल हैज बीन मेड, सेल तो हो चुकी है ना। फॉर एग्जांपल रिबेट में अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स बढ़िया नहीं है, हमने कहा तो उठा लो या कुछ पैसे कम कर दो आप उसके, उसने कहा बोझे उठाएगा कौन, हम ना कुछ पैसे कम कर देते हैं, तो हम कहते हैं चलो भाई ठीक है। और गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, मैंने जैसे 100 नंबर का माल मंगवाया था, उसने 98 नंबर का भेज दिया, मैंने कहा जी उठा लो आप माल, उसने कहा आप बेचो जी, कोशिश करो बेचने की, कुछ पैसे कम कर दे, तो हमने कहा चलो ठीक है हम बेच लेंगे, ठीक है। तो वो जो डिस्काउंट मिला वो होती है हमारी रिबेट। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट टर्म है हमारी बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, है ना, जो हमने अभी आपको बताया, मैंने गुड्स है ना जो बेचे थे उधारी पे, है ना, और जिससे अभी पैसे लेने हैं वो होते हैं हमारे या तो डेटर्स होते हैं या डेटर्स हमारे बन चुके होते हैं बिल्स रिसीवेबल, तो इनसे हमें पैसा आना होता है। पर कई बार क्या होता है कोई डेटर ना हमारे पैसे मार लेता है,
बिल रिसीवेबल हमारे बेकार हो जाते हैं। तो डेटर हमारा भाग गया रातों रात, है ना, जगह छोड़ के भाग गया, हमारे उसने पैसे देने थे 10,000 रुपये, या कोर्ट ने ही उसको इंसॉल्वेंट, अभी हम बात करेंगे आगे टर्म आएगी इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने ही ना उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। अब वो हमारे पैसे देने की स्थिति में नहीं है, तो कोर्ट कहता है भाई इसको दिवालिया घोषित कर दिया, इसको परेशान मत करो। तो हमारा तो पैसा मारा गया ना, तो जो हमारा पैसा मारा जाता है वो होते हैं हमारे बैड डेब्ट्स। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हमारा लॉस होता है ना, तो इसको हम अपना खर्चा बुक्स में डालते हैं और अपने डेटर या बिल रिसीवेबल कम करते हैं इससे हम, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया। तो जो पैसे मारे गए उनको भी आप अगर डेटर में दिखाते रहोगे तो आप अपने आप को और बाकी आपके यूजर्स हैं उनको दे रहे हो धोखा। तो आप अपने डेटर या बिल रिसीवेबल भी कम करोगे और अपनी कैपिटल, अपने प्रॉफिट्स है ना कम करोगे, तो वो होते हैं हमारे। तो बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस, वो पैसे जो हमारे पास आने थे, दैट इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ है ना, आगे जाके हम और डिटेल में बात करेंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है ये खर्चा हमने बुक्स में डाल दिया और हमने अपने डेटर्स कम कर लिए। आगे जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम अपने प्रॉफिट्स कम कर लिया करेंगे। बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल, अब वो आने की उम्मीद नहीं है, है ना, नुकसान हमारा हो चुका है, तो वो होते हैं हमारे बैड डेब्ट्स। चलते हैं आगे। अगली टर्म है बेटे एंट्री, है ना, बड़ी आसान सी टर्म है। कह रहे हैं ट्रांजैक्शन इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, कोई है ना कुछ इवेंट हुआ, आपके बिजनेस का पैसा आया, पैसा गया, गुड्स बेचे, गुड्स खरीदे, जब आप उसको अपने है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हो, तो आप कहते हो जी हमने एंट्री मार दी इसकी, है ना। तो आगे जाके हम सीखेंगे, हम जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जर्नल में हम जर्नल एंट्री मारेंगे या ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, परचेज बुक, सेल्स बुक में उसको जब रिकॉर्ड कर लेते हैं उस ट्रांजेक्शन को, तो उसकी एंट्री हमने कर ली, तो वो सिंपल चीज है जी एंट्री। आगे चलते हैं। इंसॉल्वेंट मैंने आपको बताया, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स, है ना। इंसॉल्वेंट वो बंदा है जो अपने डेट्स देने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट कहता है जी, तो इंसॉल्वेंट का हिंदी में मतलब पता है क्या होता है? दिवालिया घोषित कर दिया। मेरी हिंदी की राइटिंग तो बेटे और भी खराब है ना। आपने शायद कभी सुना हो इस बंदे का दिवाला निकल गया, है ना, तो ये ना टेक्निकल टर्म है। तो इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं कोर्ट ने इसको दिवालिया घोषित कर दिया, तो वो अपने पैसे देने की स्थिति में नहीं है। तो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट। तो सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट वो है जो अपने डेट्स देने की पोजीशन में है, वो है हमारी नेक्स्ट टर्म, है ना। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है लाइफ स्टॉक। देखो बेटे, कई आपने बिजनेसेस देखे होंगे जहां जानवरों का इस्तेमाल होता है ना, तो जो जानवर हमारे को बिजनेस में हेल्प करते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे लाइफ स्टॉक, चलता फिरता स्टॉक। समझो बात को आपको, तो भी फिक्स एसेट्स की टर्म में आते हैं। जैसे कोई डेयरी फार्म वाला है, उसने भैंसे पाली हुई हैं, उसने गाय रखी हुई है ना, तो उनको यूज करता है। कोई है ना, कई शीप भेड़ लेके घूमते हैं, उनसे वो है ना निकालते हैं, वूल निकालते हैं, तो वो शीप्स उनके लिए एसेट ही तो है, वो गाय भैंसे उनके लिए एसेट ही तो है ना। तो वो भी हमारे पास बिजनेस में उनकी वैल्यूएशंस होती हैं, तो वो रिकॉर्ड करे जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल्स, दैट इज हॉर्सेस, है ना, घोड़े रखते हैं कि घोड़े पालते हैं, है ना, कैमल, एलिफेंट एंड कैटल एटसेट्रा यूज बाय अ बिजनेस फॉर मेकिंग प्रॉफिट। आपने शौक के लिए पाला हुआ वो नहीं है, हम बातें बेटे यहाँ पे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, सारी बातें बिजनेस से रिलेटेड होनी। तो जो एनिमल्स मेरे को बिजनेस में हेल्प करते हैं, है ना, जिनसे मुझे प्रॉफिट होता है, वो है मेरे लाइफ स्टॉक। वो किस कैटेगरी में आते हैं? फिक्स एसेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटे, चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब नेक्स्ट टर्म है रिसिप्ट्स, है ना। रिसिप्ट्स बेटे, अभी हम दो तरह की बात करेंगे रिसिप्ट्स, है ना। तो कह रहा है रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स और एसेट्स। एसेट्स बेचने पर या गुड्स बेचने पर जो पैसा आ गया है या जो आने वाला है, वो होती है हमारी रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, एक होती है बेटे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जो मैंने वहां पहले रेवेन्यू की बात करी थी ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही है। ठीक है, तो जो आपको नॉर्मल कोर्स में जो आप मेन काम करते हो, है ना, उससे रिलेटेड जो आपको पैसा आता है ना, या जो आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसके जो आपको है ना रूटीन में जो पैसा आता है, रेंट आता है, रेगुलर इंटरेस्ट आता है, या जो आपको सेल्स से आपको जो पैसा आता है, वो होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना। और जो लॉन्ग टर्म नेचर का पैसा आता है उसकी बात करता हूं मैं अभी, तो पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ लेते हैं। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है बेटे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। आपको गुड्स बेच के जो पैसा आता है वो भी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। आप सर्विसेज देते हो, उससे जो पैसा आता है वो भी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। कह रहा है और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, जो आपके बिजनेस के रिसोर्सेज
यूज होते हैं। जैसे आपने एफडी कर दी, उससे आपको हर साल इंटरेस्ट आता है। आपने है ना कोई बिल्डिंग अपनी रेंट पे दे दी, उससे जो आपको रेगुलर रेंट आता है, वो सब क्या है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जांपल क्या हो गया इसके, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, है ना, आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है उस पर डिविडेंड आता है, आपने एफडी करी है उस पर आपको इंटरेस्ट आता है, वो सब क्या है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको पैसा आता है वो होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। आपने रेवेन्यू समझ लिया, तो जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट है ना। जैसे फिक्स एसेट्स बेचे आपने, फिक्स एसेट्स बेटे रोज रोज तो बिकते नहीं, 5 साल बाद 7 साल बाद कोई फिक्स एसेट्स बिकता है, तो फिक्स एसेट बेच के जो पैसा आता है वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेची है, उसको बेच के जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। या जो आप लोन लेते हो, अब लोन आपने लॉन्ग टर्म लिया है ना, तो वो भी तो आपकी रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो जो लॉन्ग टर्म नेचर का पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, नॉन रूटीन नॉन रेकरिंग, है ना, उस वजह से जो पैसा आपके पास आ रहा है वो क्या है कैपिटल रिसिप्ट, है ना। तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट नॉन रेकरिंग है। और ओनर प्रोप्राइटर या पार्टनर्स बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो भी कैपिटल रिसिप्ट है ना। रोज रोज तो लगाते नहीं है, वो कभी लगा दिया फिर कुछ साल बाद लगाया, है ना, तो वो है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। या अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, ये सब है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। अब आते हैं एक्सपेंडिचर, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है ना। हमने बात करी थी पहले एक्सपेंस की, तो एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है ना, इसके अंदर एक्सपेंस भी आ जाएगा, देखना अब अभी। तो कह रहा है एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। गुड्स खरीदने पे, एसेट्स खरीदने पे जो भी आपका खर्चा होता है, सर्विसेज पे खर्चा होता है, वो सारा एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है बेटा, कैपिटल, यहाँ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात पहले करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे जब आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो फिक्स एसेट्स खरीदने पे जो खर्चा होगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो मोटा मोटा मतलब क्या हुआ, वो खर्चा जिसका बेनिफिट ना लॉन्ग टर्म है, वो बेनिफिट है ना जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, उसके रिलेटेड जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फिक्स एसेट्स खरीदना, फिक्स एसेट्स किस लिए खरीदा जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। या फिक्स एसेट्स की इंप्रूवमेंट पे भी खर्चा हुआ, है ना। जैसे आपकी मशीनरी सपोज पहले 1 घंटे में 200 यूनिट बनाती थी, अब ना आपने कोई नई टेक्नोलॉजी आपने देखी तो उससे रिलेटेड कोई पार्ट आपने उसके ऊपर लगाया, है ना, जिसके ऊपर आपका मोटा खर्चा हुआ उस पार्ट को लगाने में, पर आपकी मशीनरी अब 1 घंटे में ना 220 यूनिट प्रोड्यूस करती है, 20 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो खर्चा हमने करा इससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, है ना। तो ये क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट, आपने 2 फ्लोर थे आपके ऑफिस के, आपने 1 फ्लोर और बना दिया आपने, है ना, तो ये खर्चा करा आपने, इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट। पर एसेट के मेंटेनेंस पे जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स और इंप्रूविंग, है ना, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स व्हिच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, है ना। या जो आपको बेनिफिट देगा एंड्योरिंग नेचर, एंड्योरिंग नेचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ठीक है जी। तो ये क्या एग्जांपल्स क्या हो गए, परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर्स टू कैरी ऑन बिजनेस, है ना, या इंप्रूवमेंट इन द एसेट, उस पे जो खर्चा होगा वो सारे क्या है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा जाए तो मैंने, है ना, डिस्कस करा था पिछली वीडियो में जब मैंने एक्सपेंस की बात करी थी। तो जो आपका रूटीन का खर्चा होता है, वो खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो सारा क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप गुड्स खरीदते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी पे करते हो अपने स्टाफ को, हर महीने देनी है, 12 महीने देनी है, बेनिफिट 12 महीने में एग्जॉस्ट। अब रेंट पे करते हो हर महीने, वो क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। आपका उसी अकाउंटिंग पीरियड में जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाए ना, वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। Examples of revenue expenditure are cost of goods sold, salaries, rent, electricity, expenses, etc. ठीक है। एक्सपेंडिचर में एक और टर्म आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटे, ये भी समझने वाली चीज है। तो नाम क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। था तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, पर इसका बेनिफिट आपको लग रहा है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म मिल सकता है इसका बेनिफिट आपको। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो खर्चा जिसका बेनिफिट है ना आपको लॉन्ग टर्म भी मिल सकता है, वो होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर हमने उसको डेफर कर दिया, वो सारा का सारा हमने उसी साल बुक्स में खर्चा नहीं डाला, है ना। तो कह रहा है इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर बट इट इज रिटर्न ऑफ चार्ज इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, है ना। तो इसको हम जैसे सैलरी पे करते हो, आप रेंट पे करते हो, वो सारा खर्चा आप उसी साल में डाल देते हो। पर आप फिक्स एसेट खरीदते हो,
कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो खर्चा आप उसी साल में नहीं डालते, उसको आप उसकी लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन के थ्रू धीरे धीरे हर साल डालते हो। पर ये खर्चा था रेवेन्यू नेचर का, जैसे एडवर्टीजमेंट करवाई, पर कई बार एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपको 2-3 साल आगे तक भी मिल जाता है ना। तो आपने क्या करा, इस खर्चे को एक साल सारा का सारा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की नहीं सोची, सारा आपने खर्चा एक साल नहीं डाला पीएल में, आपने कहा इसको हम 2-3 सालों में आराम से डालेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने डेफर कर दिया, डिले कर दिया, पूरा का पूरा एक साल में ना डालते हुए धीरे धीरे डाला, तो वो हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल अक्रू इन मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आपको लग रहा है इसका बेनिफिट 2-3 साल तक मिल जाएगा, तो वो हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। आगे जाके मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस एसेट समझाऊंगा, तो ये फिक्टिशियस एसेट का भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल हो गया जी लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई साहब तो बेटे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस करी है इस वाली वीडियो में, बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। मैं कह रहा हूँ 2 बार ही देखा करो कोई भी वीडियो, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज ज़्यादा आ जाएंगे, आपके लिए बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को आप आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो बेटे, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।